दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 370 की नॉवेल की एक्सप्लेन। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख ले ताकि आपको कहानी पूरी तरह समझ में आए। सभी पार्ट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी 7 खंभे एक साथ चमक उठे। बर्फ के टुकड़े जो पहले बिल्कुल सफेद थे, बर्फ के सार के साथ चमकने लगे और धीरे धीरे गहरे नीले रंग में बदल गए। उन गहरे नीले रंग की परछाइयों की आभा हर बार रूपांतरित होने पर और भी मजबूत होती गई। कुछ मिनट बाद सभी 7 खंभे एक साथ ढह गए और 7 बर्फ के टुकड़े सिकुड़ते हुए हवा में तैरने लगे। वे बर्फ के टुकड़ों के एक कंगन में बदल गए जो हिम साम्राज्य की बाईं कलाई के चारों ओर लिपट गया। हिम साम्राज्य धीरे से पलटी। उसके चेहरे पर अभी भी एक साफ और ठंडी झलक थी, लेकिन उसने साफ कहा, मैं ठीक हूँ। हु युहाओ ने उसे मुंह खोले और बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी याददाश्त वापस मिल गई है? हु युहाओ को महसूस हो रहा था कि हिम साम्राज्य के साथ उसका संबंध पहले से बिल्कुल भी नहीं बदला है और उनके विचार अभी भी जुड़े हुए हैं। हालांकि हिम साम्राज्य की चेतना में कुछ और ही लग रहा था, एक तरह की इच्छा शक्ति। हाँ, कई गुना रहस्यमय बर्फसार को अवशोषित करने के बाद हिम साम्राज्य ने शायद। हाँ, हिम महारानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया। हु युहाओ की आंखें तुरंत ही बहुत जटिल हो गईं, एक ऐसी नजर जो स्काईड्रीम आइसवर्म ने साझा की। आखिरकार बर्फ की महारानी अभी भी 10 महान जंगली जानवरों में तीसरे नंबर पर थी। वह केवल जानवर देवता दीतियान और ईविलाई तानाशाह राजा से हीन थी। बर्फ की महारानी ने अपनी याददाश्त वापस पा ली थी। क्या वह अभी भी हु युहाओ की आत्मा के रूप में रहने को तैयार होगी? जैसा कि बर्फ की महारानी ने कहा था, वह बर्फ के सार के साथ विलय के बाद एक नया मेजबान पा सकती है। चूंकि ऐसा था, इसलिए वह संभवतः अपने भौतिक शरीर को फिर से बना सकती थी। हिम साम्राज्य तब से हिम महिला थी जब से वह हु युहाओ के साथ विलीन हुई और उसके साथ रही। जब वह छोटी थी तो वह उसकी बेटी की तरह थी और जब वह धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसकी छोटी बहन की तरह बन गई। वह कोई ऐसी थी जिसके बारे में हु युहाओ को लगता था कि उसे अपने दिल में उसकी देखभाल और सुरक्षा करनी चाहिए, तो इतने लंबे समय के बाद वह उसके प्रति लगाव कैसे विकसित नहीं कर सकता था। हु युहाओ ने स्नो लेडी को देखा जो उसके सामने खड़ी थी। उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी जो डोंगर से भी मेल खाती थी और हु युहाओ अपने दिल में डर की एक लकीर महसूस कर सकता था। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि स्नो एम्प्रेस चली जाए और उसके दिल की गहराई में वह चाहता था कि स्नो एम्प्रेस स्नो लेडी के रूप में ही रहे। जहाँ तक स्काईड्रीम आइसवर्म की बात है तो उसकी जटिल भावनाओं का कारण बहुत सरल था। बर्फ की महारानी को बर्फ की महारानी पसंद थी। बर्फ की महारानी प्यार में उसकी प्रतिद्वंद्वी थी। बर्फ की महारानी शुरू से अंत तक उसके लिए गर्म और ठंडी थी, लेकिन अब जब बर्फ की महारानी को अपनी याददाश्त वापस मिल गई थी तो क्या उसके मौके और भी कम नहीं हो गए थे? वह निराश कैसे न हो। हिम महारानी ने हु युहाओ की भावनाओं में बदलाव महसूस किया और स्पष्ट रूप से कहा, मैं हिम महारानी हूँ और मैं हिम महिला भी हूँ। हु युहाओ को अपने दिल में एक कंपन महसूस हुआ और उसकी आंखों में सुखद आश्चर्य छा गया। बर्फ की महारानी इस क्षण एक हरे प्रकाश की किरण में बदल गई और बर्फ की महारानी की ओर दौड़ी। उसने अपनी बाहें फैलाई और उसे कसकर गले लगा लिया। तुम वापस आ गई हो स्नो, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। तुम आखिरकार वापस आ गई हो। बर्फ की महारानी ने भी बर्फ की महारानी को गले लगा लिया और आखिरकार उसके सुंदर बर्फ जैसे ठंडे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। मैं ठीक हूँ बर्फ की महारानी। स्काईड्रीम आइसवर्म हु युहाओ के पास उड़कर आया और उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। उसकी आंखें उदास थीं। हु युहाओ ने उसकी ओर खुशी से देखा और कहा, भाई स्काईड्रीम, हिम्मत रखो। स्काईड्रीम आइसवर्म ने एक गहरी सांस ली। उसने कुछ नहीं कहा और सीधे मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस की ओर उड़ चला। वह बर्फ की महारानी या बर्फ की महारानी की तरह नहीं था जो एक समय में 2 या उससे ज्यादा को अवशोषित कर लेती थी। इसके बजाय उसने एक ही खंभे को निशाना बनाया और उसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। दोनों महिलाओं द्वारा अपना हिस्सा सोखने के बाद गुफा के अंदर आधे से भी कम खंभे बचे थे। हु युहाओ ने मोटे तौर पर गिनती की। गुफा के अंदर कुल 45 बर्फ के खंभे थे। बर्फ की महारानी ने 9 को सोख लिया था। बर्फ की महारानी ने 13 को सोख लिया था और उन 7 खंभों के अलावा जिन्हें उसने किसी अज्ञात तरीके से सील कर दिया था, 29 खंभे गायब हो गए थे, जिससे 16 खंभे बचे। स्काईड्रीम आइसवर्म स्पष्ट रूप से बर्फ और बर्फ महारानी की तुलना में बर्फसार को अवशोषित करने में बहुत धीमा था। बहुत समय पहले नहीं, उसने अपनी लगभग सभी मूल शक्ति हु युहाओ के साथ मिला दी थी
और उसके बर्फ के तत्व का उपयोग उस समय हु युहाओ की दूसरी मार्शल आत्मा के लिए एक माध्यम के रूप में किया गया था। इसलिए भले ही उसके पास अभी भी कुछ बचा हुआ था, लेकिन वे तत्व बर्फ और बर्फ महारानी से बहुत कमतर थे। अगर उसने अतीत में कई रहस्यमय बर्फसार को अवशोषित नहीं किया होता तो वह शायद अब अवशोषित करने के लायक भी नहीं होता। दोनों महिलाएं एक दूसरे से गले मिली और फिर धीरे धीरे अलग हो गईं। बर्फ की महारानी की आंखें उदासी से भरी थीं, जबकि बर्फ की महारानी की आंखें खुशी से भरी थीं। हिम साम्राज्य ने मुड़कर हु युहाओ की ओर सिर हिलाया। इतने सालों तक मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। हु युहाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। हिम साम्राज्य ने उसे एक हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं हमेशा एहसान और शिकायतों के बारे में बहुत स्पष्ट रही हूँ। मुझे फिर से जीने की अनुमति देने के लिए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, और अगर तुम उस स्तर को पार करने में कामयाब हो जाते हो तो हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। भले ही तुम असफल हो जाओ, मैं तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे इस दुनिया से चले जाने के बाद अपनी खुद की योजनाएं बनाऊंगी। जाहिर है हु युहाओ ने नहीं सोचा था कि हिम साम्राज्य ऐसी बातें कहेंगी, और वह अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से उसे देखता रहा। हिम साम्राज्य की बर्फीली सूरतें एक हल्की मुस्कान में बदल गईं जब उसने अचानक अपने हाथ उठाए और हु युहाओ का कॉलर पकड़ लिया। हु युहाओ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हिम महारानी ने अपने हाथ दोनों तरफ से खोले और हु युहाओ की शर्ट को भी अपने साथ ले लिया, जिससे उसकी छाती दिखने लगी। हु युहाओ तुरंत शर्मिंदा हो गया और उसने हिम साम्राज्य के हाथ पकड़ लिए। आप क्या कर रही हैं, हिम साम्राज्य? हिम साम्राज्य की सुंदर आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब वह हु युहाओ की छाती को घूर रही थी। उसने खुद से कहा, जानवर भगवान दी तियान। हु युहाओ को तब एहसास हुआ कि उसका ध्यान उसकी छाती पर उल्टे पैमाने पर केंद्रित था। जैसे ही उसने हिम साम्राज्य के हाथ छोड़े, उसकी शर्मिंदगी कम हो गई। हिम साम्राज्य के हाथ चिकने किंतु ठंडे थे, कोमल बर्फ और बर्फ की तरह, जिसमें गर्मी नहीं थी, फिर भी वह परिपूर्ण और दोषरहित थे। हिम साम्राज्य ने उसकी ओर देखा और कहा, चिंता मत करो। हमारी मदद से एक बार जब तुम्हारी ताकत एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगी तो तुम निस्संदेह दी तियान के उल्टे तराजू से बोझ को हटाने में सक्षम हो जाओगे। लेकिन अभी यह संभव नहीं है। भले ही मैं जागृत हो गई हूँ, मैं अपनी ताकत को दबा दूंगी। अन्यथा दी तियान तुम्हारे खिलाफ कदम उठाएगा जब उसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारे शरीर में निवास कर रही हूँ। जब आप अपनी 8वीं अंगूठी पाने में सफल हो जाते हैं तो सुदूर उत्तर की यात्रा करें। वहाँ एक ऐसी जगह है जो आपकी साधना में सफलता पाने के लिए उपयुक्त है। एक बार जब आप एक शीर्षक वाले डोलुओ बन जाते हैं तो दी तियान भी आपको आसानी से नहीं मार पाएगा। हु युहाओ ने स्वीकृति में अपना सिर झुकाया। हिम साम्राज्य वास्तव में इतनी डरावनी थी। वह अकेला व्यक्ति था जो बीस्ट गॉड की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, जबकि उसके साथ केवल हिम साम्राज्य और स्काईड्रीम आइसवर्म ही थे। लेकिन जब हिम साम्राज्य जागी तो उसके शब्दों का स्पष्ट अर्थ था कि वह उसे मुक्त होने में मदद करना चाहती थी। यही उनकी ताकत के बीच का अंतर था। हिम साम्राज्य ने उसकी कमीज बंद की और हिम साम्राज्य की ओर मुड़ी और बोली, बर्फ, मेरी उत्पत्ति स्थिर हो गई है। कई रहस्यमयी बर्फसार की मदद से मैं अपनी कुछ ताकत वापस पा सकती हूँ जो बहुत समय पहले मिली थी। अब से हम उसे बर्फ को नियंत्रित करने की कला सिखाएंगे। ठीक है, बर्फ महारानी ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। हिम साम्राज्य हु युहाओ की ओर मुड़ी और बोली, पिछली बार तुम बहुत कमजोर थे, इसलिए अगर हमने तुम्हें सिखाने की कोशिश भी की होती तो भी तुम यह नहीं सीख पाते। इस समय तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति में एक निश्चित आधार है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली बर्फ प्रकार की क्षमताओं को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए तुम अभी सीखना शुरू कर सकते हो। तुम्हें 2 साल के भीतर एक शीर्षक वाले डोलुओ बनने के लिए आगे बढ़ना होगा। उसके बाद तुम्हें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हु युहाओ ने सिर हिलाया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका यह विश्वास कि बर्फ की महारानी शायद जागने के बाद उसे छोड़ देगी पूरी तरह से गलत था। बर्फ की महारानी के जागने से उसे बहुत कम दबाव महसूस हुआ और अक्सर यह उसके लिए सबसे अधिक आरामदेह होता था जब उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। बर्फ की महारानी और बर्फ की महारानी द्वारा उसे दिए गए संकेतों के साथ यदि बर्फ को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता में सुधार जारी रह सकता है तो निस्संदेह उसकी समग्र शक्ति में वृद्धि होगी। हु युहाओ के पास जुड़वा मार्शल आत्माएं थी, लेकिन उसकी मुख्य मार्शल आत्मा शुरू से अंत तक उसकी आत्मा की आंखें थीं। भले ही उसने अपने 3 अंतिम हाउडोन कौशल का आविष्कार किया था, लेकिन उन कौशलों की नींव आध्यात्मिक शक्ति में थी
और उसकी बर्फ प्रकार की सभी क्षमताएं पूरी तरह से आत्मा कौशल के माध्यम से संचालित थीं। बर्फ पर उसका नियंत्रण मुख्य रूप से बर्फ के तत्वों को नियंत्रित करने की आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से प्राप्त किया गया था। जिस विधि के बारे में हिम साम्राज्य बोल रही थी वह स्पष्ट रूप से इतनी सरल नहीं थी। स्काईड्रीम आइसवर्म कई रहस्यमयी बर्फसार को अवशोषित करने में अपेक्षाकृत धीमा था। वह काफी समय बाद एक को अवशोषित करने में सफल रहा, जिससे 15 खंभे रह गए। हिम महारानी ने कहा, आपको भी कुछ अवशोषित करना चाहिए। स्टार एनीज मिस्टीरियस आइस ग्रास हुओ योहाओ के कंधे पर झूलते हुए ऊपर की ओर सरक गया। ये स्काईड्रीम आइसवर्म के बगल में उड़ गया और स्थिर होकर जमीन पर उतरा। इसने अपने सिर को इधर उधर हिलाया और एक खंभे को घेरने के लिए नीले रंग के घेरे बनाए। खंभे के चमकने से प्रकाश की लहरें उठने लगी। स्टार एनीज ने उसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। स्टार एनीज का तत्व भी बर्फ था। इसके अलावा यह अपने पूरे जीवन में आइसफायर यिन यांग वेल के एक्सट्रीम चिल आइस स्प्रिंग के बगल में रह रहा था और इसकी विशेषताएं बिल्कुल भी कमजोर नहीं थीं। भले ही स्टार एनीज की खेती बहुत मजबूत नहीं थी, फिर भी यह स्काईड्रीम आइसवर्म की तुलना में बर्फ के सार को ज्यादा तेजी से अवशोषित कर रहा था। बर्फ की महारानी के बगल में खड़ी थी। वह स्पष्ट रूप से अधीनस्थ थी। हुओ युहाओ के दिल में एक अजीब सी भावना थी। बर्फ की महारानी के जागरण ने तुरंत उसे उसकी 4 आत्माओं का नेता बना दिया और वह एक बड़ी बहन की तरह लग रही थी जो बाकी सभी का ख्याल रख रही थी। भाई स्काईड्रीम के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अभी भी बर्फ की महारानी के साथ रह सकता है। मुझे उम्मीद है कि वह कर सकता है। हिम महारानी ने कहा, जब वे बर्फ का सार अवशोषित कर रहे हैं तो मैं आपको बर्फ की दुनिया की सैर पर ले चलूंगी। बोलते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से हुओ युहाओ के माथे पर रख दिया। हुओ युहाओ को तुरंत अपने मस्तिष्क में एक तीव्र ठंडक महसूस हुई और अगले ही पल उसकी चेतना किसी दूसरी दुनिया में चली गई। वह दुनिया सफेद थी, सब कुछ सफेद था, लेकिन वह बहुत शांत भी थी और वहाँ एक भी आवाज नहीं थी। अचानक एक बूंद बिना आवाज के प्रकट हुई। वह हवा में मदरा रही थी और उसमें से हल्की पानी जैसी लहरें निकल रही थी। पानी बर्फ और बर्फ का आधार है। पानी सभी चीजों और सभी जीवन का स्रोत है। पानी की ताकत यह है कि यह किसी भी चीज में बह सकता है। जैसे ही उसने बात की, बूंद का आकार तुरंत बढ़ गया। जब यह इतना बड़ा हो गया कि हुओ युहाओ की चेतना को भी ऊपर देखना पड़ा, तो यह अचानक फट गया और अनगिनत पानी की बूंदों में बदल गया जो सभी दिशाओं में बिखर गईं। वे बड़े और छोटे थे और जब वे हवा में उड़ रहे थे तो हुओ युहाओ को केवल नमी महसूस हुई। हाँ, पानी हर चीज में प्रवाहित हो सकता है। केवल पानी से ही जीवन और प्रकृति संभव है। हाँ, पानी ही सभी जीवन का स्रोत है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, चाहे थोड़ा सा भी मजा आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यार से एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। आपके हर एक रिएक्शन से हमें बहुत हौसला मिलता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।